ICC T20 वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये पुन्हा एकदा भारतीय टीमने भारताचा तिरंगा झेंडा हा फडकवलेला आहे। भारत पुन्हा चॅम्पियन झालेला आहे आणि काल अनेक रेकॉर्ड तोडत ज्या प्रकारे न्यूझीलंडचा पराभव हा भारताने केला, T20 सामन्यांच्या इतिहासामध्ये फायनलमध्ये अशा प्रकारचा स्कोअर करणं आणि समोरच्या टीमला अशा पद्धतीनं गारद करणं हा देखील एक नवीन रेकॉर्डच आहे। विशेषतः काल संजू सॅमसन असतील, अभिषेक शर्मा असतील, यांनी ज्या प्रकारे बॅटिंग केली त्यामुळे एक अतिशय सॉलिड फाउंडेशन हे भारताला मिळालं आणि बॉलिंगमध्येही जसप्रीत बुमराह यांनी ज्या प्रकारे पूर्ण सिरीजमध्ये अतिशय इकॉनॉमीनी बॉलिंग केली आणि कालही त्यांनी ज्या प्रकारे न्यूझीलंडच्या टीमला गारद केलं ते विलक्षण अशा पद्धतीचं त्यांचं कार्य, त्यांची बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाली। अर्थातच एकूण टीमचा परफॉर्मन्स हा अतिशय उत्तम राहिलाय। केवळ एक सामना आपण हारलो, बाकी कुठल्याच सामन्यात आपण त्या ठिकाणी पराजित झालो नाही। एक कन्व्हिन्सिंग विन आपल्या संघाने मिळवलेली आहे। त्यामुळे सूर्यकुमार यादव आणि संपूर्ण टीम या सर्वांचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या मुंबईचे खेळाडू देखील या टीममध्ये उत्तम त्यांनी खेळ केला असल्यामुळे त्यांचंही, शिवम असेल, सूर्या असतील, अशा सगळ्यांचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। मी आज त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडणार आहोत। आज विधानसभा आणि विधान परिषद त्यांचं अभिनंदन करेल। हम सभी को बहुत हर्ष है कि टीम इंडिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से न्यूजीलैंड को पराजित करते हुए फिर एक बार चैंपियन के रूप में भारत का तिरंगा लहराया। मैं भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे कैप्टन सूर्यकुमार यादव और उनकी पूरी टीम जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विशेष रूप से संजू सैमसन ने पिछले तीनों मैचों में जीत के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, कल की मैच में अभिषेक शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, इन्होंने जिस प्रकार से बैटिंग और बॉलिंग की है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी ताकत भारत ने अपनी दिखाई है। और विशेष रूप से भारत अब पहली टीम बना है कि जिसने तीसरी बार ये ICC चैंपियनशिप जीती है। अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड भारत ने तैयार किए, इसलिए भारतीय टीम को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं। आज विधानसभा और विधान परिषद में उनको बधाई देने वाला प्रस्ताव हम लोग रखेंगे। क्या ठहरो। देखिए, जिनकी जिंदगी एक परिवार की गुलामी में गई, उनको देश कैसे चलाते हैं, देश कैसे सार्वभौम रखते हैं, सॉवरेन रखते हैं, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। आज जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की है, वरना भारत के क्या हालात होते हम सब लोग समझ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है मोदी जी ने दिखा दिया कि जिस समय टैरिफ वॉर हुआ, भारत झुका नहीं, भारत तनकर खड़ा रहा, भारत ने उसका सामना किया। भारत ने अलग अलग देशों से टैरिफ एग्रीमेंट्स किए, जिसके चलते टैरिफ वॉर करने वालों को भी पीछे हटना पड़ा और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। इसलिए परिवार की गुलामगिरी करने वालों ने इस प्रकार की बात करना यह हास्यास्पद है। ये सगळ्या गोष्टी एवढ्या घाई कशाला करतात? सगळ्या गोष्टी होतात। युद्ध सुरू आहे आणि तेलाचा साठा लोक करून ठेवायला लागले, ऑइल साठा आहे अशी सुद्धा बातमी समोर येते। त्यामुळे काय सांगाल, काय आवाहन कराल? मी कालही केलं, आजही करतो। केंद्र सरकार तेल, गॅस सगळ्या गोष्टीची काळजी घेते आहे।
आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, तरीही कुठेही तुटवडा पडू नये म्हणून सर्व प्रकारच्या उपाययोजना चाललेल्या आहेत. कोणीही अफवा पसरवू नये, कोणीही अफवेवर विश्वास ठेवू नये. अफवेवर विश्वास ठेवून जर साठेकरण आपण सुरू केलं तर परिस्थिती खराब होईल. त्यातनं डिमांड आणि सप्लाय हे जे काही सूत्र आहे ते सूत्र कुठेतरी गडबडेल. आणि म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे, कुठल्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नका. माध्यमांनाही विनंती आहे, नवनवीन गोष्टी ज्या कुठेही त्याचा पुरावा नाही अशा गोष्टी दाखवून लोकांमध्ये पॅनिक तयार करू नका. केंद्र सरकार या संदर्भात उचित काळजी घेत आहे. अपील की मीडिया से भी अपील की कि लोग अफवाह पर ध्यान न रखें. हमने देखा कि संभाजीनगर में और एक दो जगह पर पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी थी. क्या कहना है आपका लोगों से? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि देश में युद्ध के कारण जो परिस्थिति तैयार हुई है उसको ठीक ढंग से हैंडल करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कर रही है. ऐसे समय मेरी लोगों को अपील है, कोई भी अफवाहों पर विश्वास न रखे. मैं मीडिया को भी कहना चाहूंगा कि कोई पैनिक क्रिएट हो इस प्रकार की न्यूज आप न दिखाएं. जब तक किसी बात की पुष्टि नहीं होती तब तक उसको न्यूज के रूप में दिखाना या उसको कंज्यूम करना, ये दोनों चीजें देश हित में नहीं है. लोग एक प्रकार से पैनिक में आकर अपने पास जब स्टॉक तैयार कर देते हैं तो डिमांड और सप्लाई की चेन ब्रेक होती है और इससे देश को तकलीफ होती है. इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो निर्देश दे रही है, लगातार केंद्र सरकार हमको परिस्थिति भी बता रही है, उपाय भी बता रही है. और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी तैयार की है, मुझे लगता है कि इस कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हमारी सरकार पर विश्वास रखते हुए हम लोगों ने उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए. आपने किसान कर्ज माफी की है, लेकिन विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है. मराठवाड़ा में भी आंदोलन और रैली निकाल रहा है. किसानों को कर्ज माफी की माफी बता रहा हूँ, धोखा बता रहा है. कर्जमाफी नाही म्हणून फायनल आंदोलन असं आहे, आता त्यांना तोंड दाखवायला जागा उरलेली नाही. गिरा तो भी टांग ऊपर थी अशा पद्धतीनं विरोधकांचं चाललेलं आहे. विरोधकांच्या सोबत जनता नाही. जनतेने महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये विरोधकांना जमीन दाखवलेली आहे आणि आम्ही निवडणुका जिंकल्यानंतर कर्जमाफी केली आहे, निवडणुका जिंकण्याकरता नाही. त्यामुळे जनतेचा आमच्यावर विश्वास आहे. त्यांनी कितीही त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं आंदोलन केलं तरी जनता त्यांच्यासोबत नाही. सर, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तुमच्यावर आज एक आरोप केला है. ते म्हणतायत की घोषणा की है कि किसानों को कर्जमाफी का वादा पूरा किया है. विपक्ष लेकिन इसके मुद्दे पर फिर भी आंदोलन कर रहा है. देखिए, विपक्ष को जनता ने नकारा है. जिला पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका सभी चुनाव में विपक्ष का सफाया हो चुका है और हमने चुनावी वादा करके चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के लिए हमने कर्ज माफी नहीं की. चुनाव जीतने के बाद हमने कर्जा माफ किया है. विपक्ष के पास बोलने को अब कुछ बचा नहीं है. त्यांना काय माहिती आहे? सर, हर्षवर्धन सपकाळ आरोप करतायत. त्यांनी तुमच्यावर थेट आरोप केलाय. गडचिरोलीचं लोखंड काढायचं आणि विदेशातल्या कंपनीत पाठवायचं आणि विदेशातून लोखंड घ्यायचा हा घाट देवेंद्र फडणवीस यांचा शक्तीपीठ महामार्गासाठी. असं आहे की कोणी लॉजिकली काही बोललं तर माझ्या स्तराच्या माणसांनी उत्तर दिलं पाहिजे. कोणी बिनडोकपणे बोललं तर मी उत्तर दिलं तर मी पण बिनडोकच ठरेल ना. चला.